गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इससे पहले वीडियोस में हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में से 3 लॉज को कर चुके हैं। फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड द फोर्थ लॉ इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस इज गिवन बाय रिचर्ड्स इन 1794। अब ये आपको स्टेटमेंट क्या देता है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से लिए, एक सल्फर और दूसरा ऑक्सीजन, कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट मैंने यहाँ पर किसको लिया, कॉपर का। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं ये 2 एलिमेंट, और ये तीसरे एलिमेंट कॉपर के साथ भी क्या कर रहे हैं, कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट। दे ऑलवेज डू सो। और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये कैसे कंबाइन करेंगे, आइदर इन सेम रेशो, जिसमें ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, या फिर किस रेशो में कंबाइन करेंगे, सिंपल मल्टीपल रेशो ऑफ देयर मासेस। अब हम इसको इस एग्जाम्पल से देखते हैं, जो भी हमने स्टेटमेंट दी उसी की एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की हमारे पास रेशो कितनी है, 32, क्योंकि सल्फर का मास कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास इनकी रेशो आ जाती है मास के अकॉर्डिंग 32 रेशो 32। कॉपर और सल्फर आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, कॉपर का सल्फाइड, CuS। अब इसमें कॉपर का मास कितना होता है, 63.5। सल्फर का मास जैसा अभी हमने लिखा यहाँ पर कितना था, 32। ये आ गई कॉपर सल्फाइड में कॉपर और सल्फर के मास की रेशो। फिर आपके पास कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कॉपर का ऑक्साइड। यहाँ पर अगर आप रेशो लिखोगे, कॉपर का मास 63.5, रेशो ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूँ तो मैं क्या कहूँगी कि जो आपके पास द रेशो किसकी, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है किसके साथ, फिक्स्ड मास ऑफ कॉपर, तो वो रेशो आपके पास कितनी है, 32 रेशो 16। वही आपके पास सल्फर की रेशो कितनी है, 32, ऑक्सीजन की रेशो कितनी है, 16, जो किसके साथ जुड़ रही है, कॉपर के साथ। और अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन की रेशो लेकर चलूँ तो वो रेशो मेरे पास कितनी है, 32 रेशो 32। और अगर मैं इन रेशो का भी रेशो निकालूं, यानी कि इस तरह से करूं मैं, 32/16 अपॉन 32/32। अब ये ऊपर चला जाएगा तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 32/16 मल्टीप्लाई बाय 32/32। 32 से 32 कट जाएगा और इन दोनों की रेशो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1:2, जो कैसी है आपके पास, एक सिंपल मल्टीपल रेशो है। और इसीलिए ये किस चीज को शो करता है, दिस इज इन द एग्रीमेंट ऑफ रेसिप्रोकल लॉ। तो जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही सल्फर ऑक्सीजन की रेशो जो कॉपर से कंबाइन करती है। अब सल्फर की रेशो कॉपर के साथ कितनी है, 32, और यहाँ ऑक्सीजन की रेशो जो कॉपर से कंबाइन कर रही है वो कितनी है, 16। तो हमने लिखा 32 रेशो 16। सल्फर ऑक्सीजन जो सल्फर डाइऑक्साइड में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, कंबाइन विद ईच अदर, तो वो आपके पास कितनी है, 32 रेशो 32, वो हमने यहाँ लिखी। रेशो का भी हमने रेशो निकाला तो आपके पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1:2, जो एक सिंपल मल्टीपल रेशो है। और ये किसके एग्रीमेंट में आएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज गे-लुसैक्स लॉ। अब ये लॉ आपके पास किसके लिए है, गैसेस के लिए, जो किस चीज़ को बताता है कि हाउ द गैसेस कंबाइन और रिएक्ट टुगेदर। तो ये क्या कहता है कि जब भी गैसेस आपस में जुड़ेंगी या रिएक्ट करेंगी
तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी और जुड़ेंगी? सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। अभी तक हम किसकी बात करते आ रहे थे? मास की। लेकिन गैसेस के केस में वो कैसे कंबाइन करेंगी? विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। और वो कंडीशंस क्या रखेंगे? सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और आपके पास यहाँ पर क्या बना देता है? वाटर। तो मैंने ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है आपके पास। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम रेशो निकालती हूँ किस किस की? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो अब हाइड्रोजन कितना है? 2। और ऑक्सीजन आपके पास कितना है यहाँ पर? 1। तो मेरे पास यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सिंपल रेशो है वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट, वो क्या है? 2:1, जो कैसी है? सिंपल होल नंबर रेशो। ऐसे ही आप एक दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हो। हाइड्रोजन कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ और क्या बनाता है? HCl। अब हाइड्रोजन भी गैस, क्लोरीन भी गैस। अगर मैं यहाँ से सेम वही वॉल्यूम रेशो ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन निकालूं तो हाइड्रोजन कितने में है? 1। क्लोरीन भी कितने में है? 1। 1:1। अगर मैं साथ में यहाँ HCl की रेशो और लूँ, क्योंकि HCl भी किस फॉर्म में है आपके पास? गैस की फॉर्म में। तो वो भी कैसा है आपके पास? सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये आपके पास किस चीज़ को स्टेट करता है? गे-लुसैक्स लॉ को। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है? ब्रजीलियस हाइपोथेसिस। ये लॉ नहीं है, ये क्या है आपके पास? एक हाइपोथेसिस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम अपना पिछले वाला ही एग्जाम्पल ले कि हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बनाते हैं? HCl। तो हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से शो करेंगे? मैंने इस तरह से क्या लिया? हाइड्रोजन के वॉल्यूम को शो किया। यहाँ इसमें आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हमने ये माने हाइड्रोजन 2। ऐसे ही किसके साथ जुड़ रहा है ये? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के भी हमने यहाँ पर क्या लिए? 2। हाइड्रोजन का थोड़ा सा छोटा साइज है, क्लोरीन का बड़ा साइज है। और ये दोनों आपस में कंबाइन करके आपको इस तरह से देंगे HCl के मॉलिक्यूल्स। अब जो HCl है, HCl के कितने हैं आपके पास? 2। अगर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल को कोरिलेट करोगे तो हमने क्या कहा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। इसका वॉल्यूम भी कितना है? 1। इसका वॉल्यूम भी कितना है? 1। इसीलिए जो दोनों क्यूब मैंने बनाए वो दोनों सेम साइज के बनाए। दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। क्लोरीन के भी कितने हैं? 2। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन जैसे ही HCl में वो बदला तो HCl में कितने हो गए उसके? 2। तो मैंने इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करके यहाँ पर कैसा बना दिया? डबल। जो किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इन दोनों का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसका आएगा आपके पास? प्रोडक्ट का, HCl का। लेकिन इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। रीज़न, यहाँ पर हमने वर्ड क्या यूज़ किया? एटम। लेकिन जब मैंने हाइड्रोजन लिखा तो H2 यहाँ पर क्या है? वो मॉलिक्यूल। क्लोरीन के भी क्या हैं? मॉलिक्यूल, जो कंबाइन करके आपस में क्या बनाते हैं? HCl। तो ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट होगी अगर मैं यहाँ पर एटम को रिप्लेस करके क्या लगा दूँ? मॉलिक्यूल। और ये दिमाग किसने लगाया? एवोगैड्रो ने। और उसने अपना ला दिया जिसका नाम क्या था? एवोगैड्रोज ला। उसने सिर्फ इसी स्टेटमेंट में ये करेक्शन की।
एटम को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट क्या बनती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। तो आपके पास स्टेटमेंट यहाँ है एवोगैड्रो लॉ की, जिसमें हमने एटम को रिप्लेस करके क्या कर दिया है यहाँ पर, मॉलिक्यूल। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें एवोगैड्रो लॉ को, तो मैथमेटिकली आपके पास ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं V से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पर कैपिटल N किस चीज़ को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, कीपिंग द टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। हम इस एक्सप्रेशन को एक और तरीके से ले सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। स्मॉल n जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को। अगर अब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे, दैट इज K। n आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है और वो किसके इक्वल होता है, कैपिटल N अपॉन N A के। यहाँ n वही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो आपके पास Na है वो क्या है आपके पास, एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो नंबर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो कितनी होती है आपके पास, 6.022 इंटू 10⁻23। इस n की जगह अब मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो आपके पास एक्सप्रेशन होगा कि n/Na। इस एक्सप्रेशन में K आपके पास कैसा है, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर एट 273 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर आप कितना लेकर चलो वहाँ पर 1 बार। ऐसे ही आपके पास K जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 22.7 भी हो सकती है। कब, जब आप टेम्परेचर लेकर चलो 273 केल्विन और जो आपके पास प्रेशर है वो कितना हो, 1 बार, सॉरी यहाँ पर आएगा बेटा 1 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में होगा तब इतनी वैल्यू आएगी K की, और अगर प्रेशर बार में होगा तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।